Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. लखीमपुर खेरी हिंसा के मामले में निचली अदालत ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को बेल देने से किया इनकार। जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मानहानि मुकदमे को किया खारिज और पत्नी को सांप से डसवाकर उसको मारने के आरोप पे पति को मिली सजा। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम आपके सामने एक बार फिर कोट अनकोट का ये एपिसोड लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो पर हम आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी कोर्ट की डेवलपमेंट्स के बारे में बताते हैं। इस हफ्ते जो हमारे पास आपके लिए सबसे पहली खबर है वो लखीमपुर खेड़ी हिंसा के मामले से जुड़ी हुई है। हम जानते हैं और पिछले एपिसोड में भी हमने आपको बताया था इसके बारे में थोड़ा सा कि इस केस में उत्तर प्रदेश में के लखीमपुर खेड़ी में हुई हिंसा में 8 लोगों की जानें चली गई थी। आरोप ये है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंद दिया, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई। इसके बाद हुई हिंसा में 4 और लोगों की जान गई और इस केस में अब जो मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्रा, उनको कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया है। अब हम थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दें इसमें। जैसे कि पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था, ये केस सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंचा था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो यूपी सरकार से एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये पूछा था कि इस केस में कितने आरोपी हैं, एफआईआर क्या कहती है और इस केस में कितने लोग अरेस्ट हुए हैं अब तक। अगले ही दिन कोर्ट ने इस बात पर भी आपत्ति जताई थी कि केस में अभी तक मुख्य आरोपी, बिना किसी का नाम लिए, उन्होंने कहा था कि आरोपी अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं। इस केस में सिर्फ दरअसल मिश्रा को, आशीष मिश्रा को एक नोटिस जारी किया गया था, ये कहते हुए कि उन्हें पुलिस के सामने जाना है इन्वेस्टिगेशन, जांच के लिए उनसे पूछताछ होगी। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कई कड़े सवाल पूछे थे यूपी सरकार से, ये कहते हुए कि क्या देश में जो बाकी आरोपी हैं उनके साथ भी इसी तरह का बर्ताव होता है कि अरेस्ट करने की बजाय उन्हें नोटिस इशू किया जाता है, उन्हें आमंत्रित किया जाता है कि आप प्लीज़ हमसे आके मिल लीजिए। और अब इस केस में इस सुनवाई के बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई। जी अपूर्वा, जैसा कि आपने कहा, आशीष मिश्रा को यूपी की पुलिस ने एक नोटिस सर्व किया था और सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग हुई उसके बाद ही पिछले हफ्ते शनिवार को आशीष मिश्रा ने अपने आप को यूपी पुलिस के सामने सरेंडर किया। तो उस दिन तो आशीष मिश्रा को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था, यानी कि जेल में भेजा गया था। मगर सोमवार को जो पुलिस है, जो पुलिस की टीम है जो इसकी पूरी मामले की जांच कर रही है, उन्होंने एक एप्लीकेशन डाली जिसमें उन्होंने आशीष मिश्रा की 3 दिन की कस्टडी की मांग करी और उस मांग को अपनाते हुए जो कोर्ट थी जो इस मामले को सुन रही है लखीमपुर खेरी इलाके में, उन्होंने मिश्रा की जो कस्टडी है पुलिस को 3 दिन के लिए दी। और जब ये कस्टडी खत्म हो गई थी बुधवार को, तब आशीष मिश्रा ने अपनी तरफ से एक अर्जी डाली जिसमें उन्होंने बेल की मांग करी। मगर पूरे मामले को और पूरे हिंसा को मद्देनजर रखते हुए, जो इसमें जो पूरी एलिगेशंस अभी तक आ रहे हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं उस इलाके के, उन्होंने आशीष मिश्रा को बेल देने से मना कर दिया। अब जाहिर की बात है कि आशीष मिश्रा इस ऑर्डर के खिलाफ अपील की अर्जी डालेंगे और अब देखने वाली बात यह है कि जो हायर कोर्ट है वो इस अपील की सुनवाई किस तरीके से करती है। अब जो हमारे पास आपके लिए दूसरा केस आ रहा है वो जम्मू एंड कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी और आदित्य राज कौल के खिलाफ एक मानहानि के केस को खारिज कर दिया है। केस इस तरह का 2018 का है। दरअसल इसमें नईम अख्तर, जो कि पीडीपी के एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं, जम्मू कश्मीर में एमएलए भी रह चुके हैं, उन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया था दोनों ही पत्रकारों पर, ये कहते हुए कि 2018 में रिपब्लिक टीवी पर एक न्यूज़ शो आया था, एक रिपोर्ट हुई थी एक लेटर पर, जो लेटर लिखा गया था खालिद जहांगीर हैं, वो एक बीजेपी मेंबर हैं, उनके द्वारा लेटर लिखा गया था। इस लेटर में बिना किसी का नाम लिए जहांगीर ने ये आरोप लगाए थे कि पूर्व चीफ मिनिस्टर के किसी करीबी के खिलाफ दरअसल भ्रष्टाचार और फेवरेटिज्म के आरोप लगाए गए थे, पक्षपात के आरोप लगाए गए थे। इसी लेटर पर रिपोर्ट करते हुए
आदित्य राज कौल और अर्नब गोस्वामी ने कई बार नईम अख्तर का नाम लिया और इसके बाद नईम अख्तर ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। जी, और इसी केस को चुनौती देते हुए दोनों अर्नब गोस्वामी और आदित्य राज कौल ने हाई कोर्ट में अपील जारी करी और अब उसी अपील में अपना फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं जो पहले सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है और अन्य हाई कोर्ट्स भी बोल चुके हैं। बेसिकली जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस की जो बात है, जिसको एक तरीके से संवैधानिक अधिकार माना जाता है, उसको लेके जो है हाई कोर्ट ने काफ़ी टिप्पणी करी है और उन्होंने ये भी बोला है कि चूंकि दोनों पत्रकारों ने लेटर का ब्यौरा देते हुए अपनी एक न्यूज़ रिपोर्ट दिखाई थी और उस न्यूज़ रिपोर्ट में बार बार उन्होंने इस बात को दोहराया था कि ये पूरी रिपोर्ट जो है लेटर पे है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि दोनों पत्रकारों में कोई इंटेंशन नहीं थी, कोई उनमें कोई गलत इरादा नहीं था जो कंप्लेनेंट है उनके खिलाफ उनकी इज्जत को उछालने के लिए या उनको डिफेम करने के लिए। तो चूंकि वो बार बार अपने रिपोर्ट में ये बोले जा रहे थे कि हमारी जो पूरी रिपोर्ट है ये लेटर पे बेस्ड है और उन्होंने अपने न्यूज़ रिपोर्ट में इस बात का भी ब्यौरा दिया था कि जो अभी तक ये जो आरोप है ये अभी तक साबित नहीं किए गए हैं, मगर हम इस बात को इसलिए पब्लिक के सामने ला रहे हैं क्योंकि ये जो लेटर है ये एक तरीके से सबको पता चल चुका था, क्योंकि जो कश्मीर में श्रीनगर या जो अन्य इलाके थे वहां पे इस लेटर के बारे में खूब एक तरीके से पब्लिसिटी हो चुकी थी। तो कोर्ट का मानना यह है कि जो चीज पहले जो एक फैक्ट हो चुकी है, अगर आप उस पे दोबारा से एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं या कोई टीवी शो कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरा, उन्होंने फ्रीडम ऑफ मीडिया, फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके भी बात बोली। उन्होंने बोला कि इस तरीके के जो मानहानि के दावे हैं वो जो फ्रीडम ऑफ मीडिया है, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, उसको एक तरीके से कर्टेल करता है। माना कि संविधान में जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, मगर इस पूरे मामले में हमें एक तरीके से एक बैलेंस जो है उसको क्रिएट करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जिसके खिलाफ आपने ये आरोप लगाए हैं या जिसके खिलाफ आपने ये मानहानि का दावा लगाया है, क्या वाकई में उनका इंटेंशन था आपको डिफेम करना या नहीं। चूंकि इस पूरे मुकदमे में जो कंप्लेनेंट है वो इस चीज को साबित नहीं कर पाए अपने सबूतों के द्वारा, इसलिए हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को खारिज करते हुए जो है बोला है कि ये मामला अब इन दोनों के खिलाफ नहीं चल सकता। मतलब कि अब इसमें कोई ट्रायल नहीं हो सकता, अब ये मामला एक तरीके से खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल, मतलब ये केस फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, और फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण जजमेंट साबित होगा। बिल्कुल। अब जो तीसरा हमारे पास केस है आपके लिए वो आ रहा है केरला के कोर्ट से। बहुत ही दिलचस्प केस है, इस मीडिया में उत्तरा मर्डर केस के नाम से जाना जा रहा है। दरअसल केस में हुआ क्या था, इसमें जजमेंट के हिसाब से जो इसमें आदमी है सूरज, जजमेंट में लिखा है कि उन्होंने उत्तरा से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी और 2018 में दोनों की शादी हुई थी और एक बार जब उन दोनों का बच्चा पैदा हो गया तब सूरज ने एक तरह से उनका मर्डर प्लान करना शुरू कर दिया। सूरज ने सबसे पहले इंटरनेट और यूट्यूब पे सांपों पे रिसर्च करना शुरू किया। इसके बाद वो सुरेश, जो कि एक एक्सपर्ट है सांपों को, जहरीले सांपों को हैंडल करने के एक एक्सपर्ट हैं, उसके बाद वो विटनेस भी बने, कोर्ट के प्रोसिक्यूशन के विटनेस भी बने इस केस में। उनके टच में ये आए और उन्होंने कई बार इनसे सांप खरीद कर उत्तरा का मर्डर करने की कोशिश की। एक बार नहीं, ये कई बार हुआ था। इससे पहले उन्होंने एक वाइपर सांप होता है, बहुत ही जहरीला सांप, उसको सीढ़ियों पर छोड़ दिया था उत्तरा ने, लेकिन उस सांप को देख लिया और शोर मचाया, जिसके बाद तब उनका प्लान नहीं चल पाया, सूरज का प्लान नहीं चल पाया उस समय। इसके बाद उन्होंने दूसरी बार जब ये कोशिश की थी उनका मर्डर, उत्तरा का मर्डर करने की, तब उन्होंने उत्तरा को नींद की गोलियां खिलाकर सुला दिया और उसके कमरे में वाइपर जो बहुत ही जहरीला सांप होता है वो छोड़ दिया। वाइपर ने उत्तरा को काट भी लिया, लेकिन डॉक्टर्स ने उत्तरा की जान बचा ली। 52 डेज उनका ट्रीटमेंट चला, काफ़ी उन्होंने मौत से लड़कर वो वापस आई, लेकिन तीसरी बार सूरज सफल रहे। उन्होंने एक बार फिर उत्तरा को नींद की गोलियां खिलाकर उनके कमरे में कोबरा सांप को छोड़ दिया और 2 बार उन्होंने कोबरा से अपनी बीवी को डसवाया और सुबह फिर उनकी बीवी की लाश मिली। स्टार्टिंग में जो सूरज का परिवार है वो इसे एक नेचुरल स्नेक
बाइट से डेथ मानकर ही चल रहा था, लेकिन उत्तरा के परिवार ने इस केस में कंप्लेंट फाइल की और ये भी कहा कि उनको दहेज के लिए बहुत पीड़ित किया जा रहा था उस फैमिली में, जिससे इस केस की इन्वेस्टिगेशन जांच शुरू हुई। और जांच जिस तरह से हुई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भद्रा, आप इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? जी अपूर्वा, दरअसल कोर्ट ने जो है इस पूरे मामले में एक जो कंक्लूजन, जिस निर्णय पे आई वो ये निर्णय दिया कोर्ट ने कि एक बहुत ही सोची समझी कॉन्स्पिरेसी थी जो उत्तरा के पति ने रचाई। क्योंकि दरअसल इसमें जो पुलिस ने जो जांच करी वो बहुत ही मैं कहूँगी बहुत साइंटिफिक तरीके से जांच करी। जो इसमें एविडेंस वो लेके आए कोर्ट के सामने, उसको ही देखते हुए कोर्ट ने माना कि वाकई में जो है स्नेक बाइट का जो ये पूरा किस्सा था ये प्लान किया गया था, क्योंकि ये नेचुरल स्नेक बाइट नहीं था। अब उसके लिए आपने अपने बताया कि भाई जो उत्तरा के पति थे वो एक हैंडलर के टच में थे, जिनसे उन्होंने सांप 2-3 बारी खरीदा था। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने एविडेंस में जो है ये बात कोर्ट को बताई और उन्होंने बड़े साफ शब्दों में बोला कि मुझे ये नहीं मालूम था कि ये मुझसे स्नेक क्यों खरीद रहे हैं। फिर दूसरे उसमें पुलिस ने जो अपना इन्वेस्टिगेशन किया था उसमें उन्होंने पूरा जो सीन है वो पूरा इनैक्ट किया था कोर्ट के सामने, जिसमें उन्होंने एक फेक सांप, जो प्लास्टिक का जो सांप होता है, उसकी पोजीशन कोर्ट के सामने रख के समझाई कि यदि सांप अगर ऐसे चलेगा तो वो इस पोजीशन में होगा, अगर वो नेचुरली बाइट करेगा तो वो इस पोजीशन में करेगा, मगर जो सांप पाया गया था वो उस पोजीशन में शायद जो सांप का, जो स्नेक का जो बाइट पाया गया था वो उस एग्जैक्ट पोजीशन में नहीं था। फिर तीसरी बात जो कोर्ट के सामने ये प्रस्तुत की गई कि स्नेक जो नॉर्मली एक क्लोज्ड रूम में, एक बंद रूम में जहां पे एसी चल रहा हो, उधर कभी अपने आप नहीं आएगा, और स्पेशली ऐसे रूम में जहां पे टाइलें हों। तो इन सारी सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो है, ये पूरे एविडेंस को देखते हुए कोर्ट ने ये कंक्लूजन दिया, ये निर्णय दिया कि वाकई में ये एक कॉन्स्पिरेसी थी और एक ये मर्डर कॉन्स्पिरेसी थी। और ये कोई नेचुरल स्नेक बाइट नहीं था जहाँ पे सांप अपने आप घर के अंदर आ गया था। फिर उसके बाद जब इन्होंने बाकी जो सारे अरेस्ट किए पुलिस में, उसके बाद अरेस्ट करने के बाद पुलिस को कुछ सोने के जेवर मिले जो परिवार वालों ने कहीं पे छुपा के रखे हुए थे, कहीं पीछे अपने गार्डन एरिया में पूरा उन्होंने खोद के जो है वो पूरी जो ज्वेलरी वगैरह थी वो सब छुपा के रखी, तो वो पुलिस को वो भी बरामद हुई। तो ये सब चीजें उन्होंने कोर्ट के सामने रखी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है पूर्वा कि शायद इंडिया में ये एक पहला केस है जहां पे एक लाइव एनिमल से किसी का मर्डर करवाया गया है और प्रूव भी कर लिया गया है। तो और बहुत ही लंबा चौड़ा जजमेंट लिखा गया है, 400 पेजेस से ज्यादा का जजमेंट है, और कोर्ट ने जो है इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है पति को, और जो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो 2 शायद सेक्शंस के अंडर दिया गया है, एक मर्डर और दूसरा अटेम्प्ट टू मर्डर। और दोनों में जो है कोर्ट ने बोला है कि इनको लाइफ इम्प्रिजन मतलब कि जिंदगी भर जो है जेल में रहना पड़ेगा। तो अपने जजमेंट में कोर्ट ने जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उस पे भी बहुत काफ़ी कुछ बोला है, उनकी तारीफ करी है कि पहली बार जो है पुलिस ने बहुत सलीके से जो है इस पे पूरी जांच करी है। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे जो पुलिस की तरफ से बहस कर रहे थे, उन्होंने भी पुलिस की बहुत इसमें तारीफ करी और तारीफ करते हुए बोला कि वाकई में पुलिस ने बहुत ही इसमें बहुत हार्ड वर्क करके जो है ये केस को प्रूफ किया है। नहीं तो आप ये सोचिए कि एक बंद कमरे में जिसमें सिर्फ एक मियाँ और बीवी है, कोई भी आई विटनेस ना हो, तो ऐसे केस को कोर्ट के सामने साबित करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो मर्डर केस में जो है, और इसमें जो है इसमें जो पुलिस है वो मोटिव भी प्रूफ कर पाई थी कि मारने का मोटिव क्या था। मारने का मोटिव ये था कि वो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जेवरात को हथियाना चाहते थे। और इसमें एक और दिलचस्प आपको बात बता दूं, जो आपने बताया कि किस तरह से पुलिस ने पूरा इसमें जांच किया था। जैसे जजमेंट में लिखा है, समझाया गया है किस तरह से एक फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वो पूरा क्राइम सीन एक बार वापस से बनाया गया, रिक्रिएट किया गया, जैसे हम शोज में देखते हैं एक्चुअली। उसमें लिखा गया किस तरह से एक डमी को, उत्तरा के ही साइज के डमी को रखा गया, उसके हाथ पर एक चिकन का पीस बांधा गया और एक कोबरा भी लाया गया फिर,
और बार बार उस कोबरा को उस डमी पे छोड़ा गया ये देखने के लिए कि वो कोबरा किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। इसके वीडियोस भी बनाए गए और उन्होंने ये पाया, एक्सपर्ट्स ने ये पाया कि कोबरा ने जब तक कोबरा को उकसाया नहीं गया तब तक उसने जाके चिकन के पीस को नहीं काटा। अपूर्वा, इसमें जो एक खास बात ये है कि जो ये कोबरा सांप था इसको लगभग 12 दिनों के लिए एक शीशे के जार में बंद करके रखा गया था और 12 दिनों तक इसको कुछ खाने को नहीं मिला था। सूरज ने, जी हाँ, जो सूरज ने जो है तो एक तरीके से एक भूखे सांप को उन्होंने अपनी बीवी पे फेंका ताकि वो फेंकते ही जो है उसको काटे, क्योंकि वो इतना भूखा था, 12 दिन से उसको कुछ खाने को नहीं मिला था। तो एकदम से उसने जैसे ही फेंका उसने वैसे ही जाके काटा और उसके बाद सूरज ने इस कोबरा को जीवित नहीं रखा। कोबरा काटने के बाद जो है चुपचाप एक कमरे के कोने में जाके बैठ गया था और पूरी रात सूरज ने अपनी बीवी की बॉडी पे नजर रखी कि बीवी की बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। और जब अगले दिन सुबह उन्होंने सीधा कोबरा को वहां से उठाया और उसको मार के जो है पीछे अपने बैकयार्ड में दफना दिया। तो आज के लिए बस इतना अपूर्वा। बिल्कुल भद्रा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।